बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं, वो भी मात्र 1 मिनट में। बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में आप केडीवी लाइव ऐप में देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीवी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक देश से भाजपा को नहीं हटाएंगे तब तक ना तो बेरोजगारी हटेगी और न ही गरीबी। मोदी जी के शासन में समृद्ध लोग अमीर होते चले गए, निचले पायदान पर जी रहे लोग गरीब होते चले गए। तेजस्वी यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि मोदी जी हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमें तो किसान मजदूर और आम जनता से मतलब है। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते थे कि भाजपा सत्ता में आएगी तो फिर अच्छे दिन लाएंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, सभी को पक्का मकान देंगे, महंगाई बेरोजगारी और गरीबी खत्म कर देंगे, ये किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी को इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिला तो वे हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के साथ साथ मंगलसूत्र छीनने की बात करने लगे हैं। दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए ही तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया वे आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर से उन्हें नौकरी के बदले जमीन मिल सके। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि पिताजी जेल यात्रा करके आ गए हैं, अब पुत्र की बारी है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आपको बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के कई सदस्य इस मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर चढ़ चुके हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने अपने दफ्तर में भी बुलाया और भी दोनों से लंबी पूछताछ चली। अपने भाषण के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक मजबूत एनडीए गठबंधन देश और फिर बिहार में काम करेगा तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आने दिया जाएगा। 60 वर्षों तक देश को दीमक की तरह खाने वाले कांग्रेस परिवार और उनके लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास देख करके छाती फट रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां एक और भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, वहीं पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के कारण जेल चले गए हैं। दोस्तों बेटी पिता का बोझ ना बने और न ही बेटियों की पढ़ाई में पैसे बाधक बने, इसको लेकर के कन्या उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। यह योजना के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, चाहे तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं अगर आपके घर में भी बेटी है तो। आपको बता दूं कि कन्या उत्थान योजना के लिए सिर्फ बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा में पास छात्राएं ही आवेदन कर सकती है। यानी कि बिहार की जो लड़कियां इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर गई हैं वही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन है। आवेदन के साथ आवेदक को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो कि आधार कार्ड से डीबीटी कराया गया हो, जाति, आय, निवास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना चाहिए। आवेदक के पात्र वैसे आवेदक हैं जिन्होंने 2024 में इंटर की परीक्षा पास की है। जब पात्र आवेदकों को 25,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। जहाँ आवेदन भरने से पहले आवेदक को घोषणा करना होगा कि इंटर परिणाम जारी होने के समय वे अविवाहित थी, जो साथ ही बिहार की निवासी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार कांग्रेस के एक और नेता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने अपने इस्तीफे में पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरजेडी के सामने घुटने टेकने का भी आरोप लगाया है। साथ ही लिखा है कि राष्ट्र हित और फिर राज्य हित में दुखी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और फिर सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से इसके कारण भी गिनाए हैं और कहा है कि चूंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले केसर गना को दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाया हो, जब उसकी मंशा स्पष्ट है। आदरणीय सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी के साथ साथ पूरे देश में खोटे सिक्के और फिर धन कुबेरों को आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। अंत में मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। दोस्तों
बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे भोजपुरी गायक और कलाकार पवन सिंह के पास कितनी संपत्ति है, ये आपको अगर आप नहीं जानते तो हम आपको भी बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव का पर्चा दाखिल करने के समय पवन सिंह ने इसका ब्यौरा दिया है। जब पवन सिंह के पास मुंबई, लखनऊ, पटना और आरा में अकुत संपत्ति है, जब उनके पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं और बैंक में भी मोटी रकम जमा है। चुनाव आयोग को सौंपे गए शपथ पत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक पवन सिंह करोड़ों के मालिक है। जब उनके पास महानगरों में कई फ्लैट और जमीन है, जब वे महंगे गाड़ियों के भी शौकीन है। आपको बता दो कि पवन सिंह ने गुरुवार को काराकाट लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वैसे तो उनकी संपत्ति की कुल कीमत 16 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है, लेकिन ये कागजी कीमत है, असल में और भी ज्यादा हो सकता है। यह पवन सिंह ने अपने हल्फनामे में बताया है कि मुंबई में उनके पास 4 जगहों पर 4 फ्लैट है। जब पवन सिंह ने चारों फ्लैट की कीमत सिर्फ 4 करोड़ 45 लाख रुपए बताई है। इसके साथ ही लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में जमीन भी है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख कम 90 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पर पटना के आशियाना नगर में जमीन के 2 प्लॉट और मकान है। आशियाना में 11.68 वर्ग फुट और 884 वर्ग फुट की जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। पवन सिंह के पास आरा के पकड़ी मोहल्ला में करीब 4.8 डिसमिल जमीन है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। आरा के कुल्हैया में खाली जमीन है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। आरा में पवन सिंह के पास 96 डिसमिल का एक प्लॉट है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई गई है। वहीं पर पवन सिंह लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन है। जब चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उनके पास 4 गाड़ी है। जब पवन सिंह के पास रेंज रोवर गाड़ी है, इसके साथ ही इनोवा और फॉर्च्यूनर भी है। जब पवन सिंह के नाम पर एक स्कूटी भी है। जब चुनाव आयोग को बताया है कि इन गाड़ियों की कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपए है। वहीं पर पवन सिंह का मुंबई के ICICI बैंक में खाता है। जहाँ इसके अलावा माँ अम्मा फिल्म्स के नाम पर 2 अलग अलग बैंकों में भी उनका खाता है, जहाँ इन खातों में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए जमा है। वहीं पर पवन सिंह के पास अच्छे खासे जेवरात भी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी देश के अब तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कमर तोड़े बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, आप लोगों की ताकत से हमें ऊर्जा मिलती है। उन्होंने गुरुवार को अथमगोला में, गंजर में, मुंगेर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन से राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता के समर्थन में चुनावी सभा की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र में गरीबों की सरकार बनी तो फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता, रसोई गैस के दाम 500 रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झूठा वादा करके जनता को गुमराह करके सत्ता को हासिल किया, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग चाहे कितनी ID CBI लगा दे, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। सभी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और फिर अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर के एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके कामयाब करेंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जो औरंगाबाद में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव सत्ता के लोभी हैं। वे सत्ता पाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। जब वे सत्ता पाने के लिए भाजपा से भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि किसी तरह से सत्ता पाना ही उनका मकसद है। AIMIM के आदिल हसन ने पूर्णिया का उदाहरण देते हुए कहा कि पप्पू यादव के आगे अपने उम्मीदवार की संभावित हार को देखते हुए जब तेजस्वी यादव खुले मंच से एनडीए को वोट देने की अपील कर सकते हैं, तो फिर उन्हें सत्ता पाने के लिए भाजपा से भी गुरेज नहीं करते। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव अगर भाजपा के साथ दिखे तो फिर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान उनके जैसे छल करने वाले नहीं हैं, हम ईमान वाले हैं, हम पक्की जुबान वाले हैं। हम जो कहते हैं उसे करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पाकिस्तानी जासूस बन गया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी ISI एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए युवक को हनी ट्रैप में फंसाया और उसके जरिए भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजी गई। जी हां, CID क्राइम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले एक पाकिस्तानी जासूस को भरूच से गिरफ्तार किया है। जहां वहीं पर आर्मी इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर अब गुजरात पुलिस की टीम CID क्राइम और मुजफ्फरपुर पुलिस जिले में छापेमारी कर रही है। आर्मी इंटेलिजेंस की MI उधमपुर यूनिट को पाकिस्तानी जासूस के बारे में मिले इनपुट पर CID क्राइम ने भरूच से प्रवीण मिश्रा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जब CID क्राइम के ADGP राजू कुमार पंडित के अनुसार ये आरोपी भारत से पाकिस्तान में ISI एजेंट को खुफिया जानकारी भेज रहा था और इसका नाम है प्रवीण मिश्रा, जिसके आधार पर CID क्राइम ने प्रवीण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। इस मोबाइल फोन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के गुर्गों
के साथ व्हाट्सएप चैट और फिर ऑडियो कॉल समेत बेहद संवेदनशील जानकारी मिली है। दोस्तों, बिहार में चौथे चरण के मतदान से पहले लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की है। ऐसा लग रहा था कि एक तरह से अब पूरी जिम्मेदारी वह तेजस्वी को सौंपने वाले हैं। उन्होंने तेजस्वी को ताकतवर नेता माना है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने चौथे चरण के मतदान के पहले एक और चुनावी थीम लॉन्च किया है, जिसका शीर्षक है तेजस्वी है तो ताकत है। इस थीम सॉन्ग को देर शाम राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट को अपने पुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सराहना भी की है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि तेजस्वी है तो ताकत है। उन्होंने तेजस्वी को इनकलाब और क्रांति की अमानत बताया है। साथ ही लिखा है कि तेजस्वी है तो सबको शिक्षा, सबकी प्रगति और सबकी हिफाजत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। आपको बता दूं कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा था कि मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया था। आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन को बेचने के लिए जमीन की जमाबंदी मालिक के पास होना जरूरी है। अब आप बिना जमाबंदी की जमीन को बेच नहीं सकते हैं। इसको लेकर के सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के किसी भी जिले में जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज के बिहार भूमि आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के जाएं और फिर रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद इसी वेबसाइट पर लॉगिन करें और मांगी गई सभी जानकारी को आप भर करके प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर दें। जहां आपके जमीन की जमाबंदी किसके नाम है, इसकी जानकारी के लिए आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मुजफ्फरपुर के पताही हवा अड्डा मैदान पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जब मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के आगमन से पहले एक बार फिर से पताही हवाई अड्डा का मामला गर्मा गया है। दरअसल पताही हवाई अड्डा को बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित करके यहां विमान सेवा शुरू करने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी नेता ने फिलहाल मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विस्तार की चर्चा पर विराम लगा दिया है। जब पीएम के आगमन से पहले बीजेपी के नेता और फिर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने पताही हवा अड्डा को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। सुरेश शर्मा ने इसलिए तौर पर कह दिया है कि पताही हवाई अड्डा शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए 300 एकड़ जमीन की आवश्यकता है जो नहीं है। ऐसे में छोटा हवाई अड्डा बनेगा जहां पर छोटी फ्लाइट उड़ेगी। हालांकि सुरेश शर्मा ने कुछ महीने पहले कहा था कि पताही हवाई अड्डा पर जल्द हवाई सेवा शुरू होगी और फिर यहाँ से घरेलू और फिर कार्गो विमान उड़ान भरेंगे। दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही CTET परीक्षा 2024 की तारीख का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड अधिकारी 20 मई तक BSAB STT परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। यह चुनाव की आचार संहिता के कारण परीक्षा में कोई रुकावट नहीं है। परीक्षा को लेकर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग 15 मई तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर सकता है। जब बोर्ड की तरफ से इस विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है। आपको बता दो कि पहले भी बिहार CTET की परीक्षा मार्च में आयोजित होनी थी, जिसके बाद में रद्द कर दिया गया था। यहाँ परीक्षा के डमी एडमिट कार्ड पहले जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड अब परीक्षा तिथि घोषित होने के साथ ही जारी कर दिया जा सकता है। दोस्तों, एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोला है। लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि लालू यादव ने बिहारी शब्द को कलंकित कर दिया है, उसे गाली बना दिया है। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने कोई बहाली नहीं की है। शिक्षक बहाली की फाइल पर उसके मंत्री का हस्ताक्षर तक नहीं है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी को टिकट देकर के पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव सांसद बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बिहार को बनाने के लिए है, जंगलराज की विदाई तय करने के लिए है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी और राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आएंगे और फिर कहेंगे आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना। जब भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है और ये काम सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि लालू राबड़ी जब मुख्यमंत्री थे तो फिर किसी को आरक्षण नहीं दिया। बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया तो फिर उसे डिप्टी सीएम बना दिया। अब टूरिस्ट बेटी को चुनाव में उतार दिया है, जहाँ तब उनका परिवार भी बिहार से पलायन कर गया था, अब वे भी लौट रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि पहले हम 12वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर आ गए हैं। मोदी जी पीएम बनेंगे तो फिर भारत को 3रे स्थान पर लेकर के आ जाएंगे।
दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले डिजिटल भिखारी राजू की जान चली गई है। इससे लोगों में काफी मायूसी है। जब गुरुवार को डिजिटल भिखारी की तबीयत खराब हो गई थी, स्थानीय लोग उसे जीएमसीएच अस्पताल लेकर के गए, जहां इलाज के दौरान डिजिटल भिखारी की मौत हो गई। आपको बता दूं कि देश का पहला ये डिजिटल भिखारी बेतिया के रेलवे स्टेशन पर QR कोड के माध्यम से भीख मांगता था। डिजिटल भिखारी के रूप में देश भर में मशहूर था, जब अपने गले में QR कोड लटका करके घूमता था। लोग QR कोड के माध्यम से उसको भीख में पैसे देते थे। डिजिटल भिखारी का नाम राजू प्रसाद है। डिजिटल भिखारी के नाम से राजू प्रसिद्ध था। शुक्रवार को उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल भिखारी राजू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लोग सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजू की मां ने बताया है कि रेलवे स्टेशन पर रह करके भीख मांग करके वह अपना जीवन यापन करता था, जब वह घर भी नहीं जाता था। जब राजू की मां को लोगों से सूचना मिली थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन लोगों ने पहुंच करके देखा तो फिर राजू की जान चली जा चुकी है। जहां डिजिटल भिखारी राजू भीख मांगने के बाद कई लोगों को सूद पर पैसे भी देता था, इसका लेखा जोखा वह अपने टैब में रखता था। डिजिटल भिखारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मौत की खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोग सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। डिजिटल भिखारी राजू बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के तीसरे बेटे के रूप में जाना जाता था। जहां लालू के बेटे के रूप में जाना जाता था डिजिटल भिखारी राजू अपने आप को लालू यादव का बेटा बताता था। दरअसल बात यह है कि आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, तब सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस से राजू को लालू प्रसाद यादव हर दिन खाने के लिए भोजन भी भेजा जाता था। इसीलिए राजू लालू प्रसाद यादव के तीसरे बेटे के रूप में भी जाने जाते थे। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के कमर में दर्द बढ़ गया है। कमर का दर्द इस कदर बढ़ गया है कि चुनावी सभाओं में व्हील चेयर पर बैठ करके वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तेजस्वी की पीठ का दर्द इस कदर बढ़ा कि पिछले दिनों IGMS में जाना पड़ा और डॉक्टर की देखरेख में गहन जाँच करवाना पड़ा। यह जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने तेजस्वी को आराम और वजन कम करने की सलाह दी है। जब तेजस्वी यादव का पिछले कुछ सालों में काफी तेजी के साथ वजन बढ़ा है। हालांकि वे अक्सर क्रिकेट भी खेलते नजर आते हैं, जहां आज भले हुई वजन घटाने की सलाह दी जा रही हो, पर तेजस्वी के शुभचिंतक अक्सर उनको वजन कम करने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने का एक कारण उनकी अथक मेहनत को भी माना जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार रैलियां कर रहे हैं और फिर लोगों के बीच एक दिन में 6 जनसभाएं तक कर रहे हैं, जब दूसरी ओर दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कमर में दर्द मुश्किलों का सामना सबब बना हुआ है। तेजस्वी यादव तेज कमर दर्द के बावजूद भी जनसभाएं करने में लगे हुए हैं। जनसभाओं में खड़े होने के बजाय बैठ करके अपना भाषण दे रहे हैं। यह कमर दर्द में जनसभाओं में जा रहे तेजस्वी यादव ने कहा कि आसानियां दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और फिर दवा लेकर के आपके बीच घूम रहा हूं। कमर पर अब बेल्ट भी बंधा हुआ है। दोस्तों जेईई मेन में बिहार से 13,558 स्टूडेंट्स ने ITI इंट्रेंस एग्जाम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जेईई मेन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉप 11 की सूची में बिहार 7वें पायदान पर है। जेईई मेन में बिहार से करीब 60,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। जेईई मेन देने वाले छात्रों में से बिहार के 5.4% छात्र एडवांस तक पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में नए शैक्षणिक संस्थान खुलने और क्वालिटी एजुकेशन मिलने की वजह से प्रदेश के छात्र नीट के साथ साथ ही इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 11 राज्यों से 11,000 से अधिक छात्रों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। जेईई एडवांस के लिए देश भर से कुल 25,267 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। गौरतलब है कि NIT सिस्टम में दाखिला और फिर जेईई एडवांस की पात्रता हासिल करने के लिए जेईई मेन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। जहां बिहार में भी चौथे चरण में दरभंगा, उज्जैरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होना है। इस बीच बिहार में चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में शामिल LJP-R बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहाँ उनमें से एक सीट है हाजीपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। जहाँ इस सीट पर पिछली बार रामविलास पासवान ने जीवित रहते हुए अपने भाई पशुपति पारस को विधायक से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़वाया था। जहाँ रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे में विवाद हुआ और पार्टी के टुकड़े हो गए। इस बीच पशुपति पारस ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि चिराग पासवान उन्हें प्रचार के लिए बुलाते हैं तो फिर वे जरूर जाएंगे और उनके लिए वोट मांगेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि जो बातें हुई है उसे भूल करके वे भतीजे की सहायता के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान चिराग पासवान की ओर से उन्हें कोई भी निमंत्रण नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मेरे घर के सामने से हर दिन आते जाते हैं, लेकिन कभी घर नहीं आते हैं जब वे मुझसे छोटे हैं और मैं बड़ा हूं। ऐसे में उन्हें पहल करनी चाहिए। इस दौरान पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मैं पूरी तरीके से एनडीए के साथ हूं और फिर इस बार चुनाव में मैदान में एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर केंद्र में INDI यानी कि इंडिया सरकार बनी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। महिलाओं को हर साल प्रत्येक साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फ्री में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मोदी जी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। आज भी कुशेश्वर स्थान में कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को बाढ़ दिनों में कादो पानी से होकर के जाना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 10 वर्षों की शासनकाल में बिहार में एक भी कल कारखाने नहीं खुला है। मोदी जी को इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिला तो फिर वो हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, सनातन इस्लाम के साथ मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे सूरत की स्पेशल ब्रांच की टीम ने चक अब्दुल्ला गांव से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अली की गिरफ्तारी उसके मामा के घर से हुई है। इसके बाद सूरत पुलिस ने मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर कोर्ट में आज पेश किया। जब कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस मोहम्मद अली को सूरत लेकर के जाएगी। जब बताया गया है कि इसी मोहम्मद अली ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उमेश्वर राणा को हत्या की धमकी दी थी। जब मोहम्मद अली लगातार पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में था। मोहम्मद अली पर कई हिंदू नेताओं को जान से मार देने की धमकी और फिर साजिश रचने का आरोप लगाया। जहां इसका नेटवर्क गुजरात के सूरत में रहने वाले एक मौलाना और फिर पाकिस्तान की विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी तूफानी चुनावी दौरा किया। उन्होंने झारखंड के गरुआ, हुसैनाबाद और बिहार के बक्सर, समस्तीपुर और दरभंगा में आयोजित चुनावी सभाओं को आरक्षण को लेकर के भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा RSS का मुखौटा है। भाजपा के पीछे RSS है और RSS कभी नहीं चाहता है कि गरीबों और फिर पिछड़ों को आरक्षण मिले। मुकेश सहनी ने RSS को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये वही लोग है जो पहले हम लोगों का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। उन्होंने इस चुनाव को बड़ी लड़ाई बताते हुए कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में। जब सभी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जब संस्थाएं नहीं होगी तो फिर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा से लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोग पूरे देश में होना चाहिए। उन्होंने भाजपा से लड़ाई लड़ी है, इस कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। जब मुकेश सहनी ने कहा कि आज पैसे के बल पर MLA MP खरीदे जा रहे हैं। गरीबों की आवाज उठाने वाले या फिर भाजपा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है या फिर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारे भी 4 विधायक खरीद लिए गए और हमें सरकार से भी बाहर कर दिया गया। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजय बनाने की भी अपील करते हुए कहा कि गरीबों की सरकार बनेगी तभी गरीबों का कायाकल्प होगा। दोस्तों, भाजपा सरकार द्वारा बिहार में कानून बनाया गया है कि 3 तरह के माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया राज्य में नहीं रहेंगे। या तो फिर वो जेल में रहेंगे, नहीं तो फिर राज्य के बाहर भगा दिया जाएगा। माफिया को बिहार में नहीं रहने दिया जाएगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें NDA समर्थित उम्मीदवार शिवरेश राम के नामांकन समारोह के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कही है। यह डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद 15 साल सरकार में रहे, आरक्षण नहीं दिया, तो आज कहते चल रहे हैं कि संविधान खतरे में है और भाजपा आरक्षण को समाप्त कर देगा। साथ ही डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, जब पिच पर केवल पानी ढो रहा था तो डिप्टी CM बना दिया गया। वहीं पर सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जेल में है एवं लालू परिवार, लालू प्रसाद पर भी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार में हो रहे चुनाव पर है। इसको लेकर के उनकी पार्टी ने बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार की कई सीटों पर लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। इस बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद किशनगंज पोलिंग के दिन वीडियो जारी किया, अब मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ अपना कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने, तो तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसे दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लालू यादव अपने आप को बड़े सेक्युलर बोलते हैं ना। 26 तारीख के दिन लालू यादव सुबह 6 बजे वीडियो जारी किए और कहा कि ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद को वोट दो। लालू यादव को डर था और सोचा कि वीडियो जारी कर दिया तो फिर अख्तरुल ईमान की कामयाबी रुक जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने वीडियो जारी किया ना, देखिए कि किशनगंज के
अवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया MP बनाएंगी। आगे वीडियो में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को बड़ा घमंड था ना कि बोलूंगा तो फिर ऐसा करूंगा, वह जमाना गया। लालू यादव तुम्हारे बेटे को हम देखेंगे, जाकर के हम बताएंगे हमने कैंडिडेट खड़ा किया है, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे। जब तुम मुकाबला चाहते हो मैं नहीं चाहता हूँ, जब तुम टकराव चाहते हो हम नहीं चाहते हैं, तो तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, यह कहना है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से बहाल लैब टेक्नीशियन पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है। जब वहीं पर फर्जी बहाल हुए लैब टेक्नीशियन के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जब इन सभी लैब टेक्नीशियन की बहाली फर्जी लेटर निकाल करके वर्ष 2022 में की थी। जब मामला उजागर होने के बाद इन सब की विभागीय जाँच की गई और जाँच में दोषी पाए जाने के बाद अब विभाग ने ये कठोर कार्रवाई करने का काम किया है। जब फर्जी बहाल हुए ये 8 लोग ड्यूटी पर आ रहे थे और विभाग से वेतन भी उठा रहे थे, लेकिन जब वो वेतन की प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए सभी को ऑनलाइन किया गया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा को समाप्त कर दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई को समस्तीपुर में मतदान है। समस्तीपुर के चुनावी मैदान में 12 प्रत्याशी है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी के सनी हजारी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संभावी चौधरी के बीच है। संभावी चौधरी को राजनीतिक विरासत में मिली है। संभावी चौधरी के दादा महावीर चौधरी 9 बार के विधायक रहे हैं। इसके साथ ही वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं पर संभावी चौधरी के पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है। जब पिता अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री है। संभावी चौधरी की शादी बिहार के चर्चित IPS अधिकारी रहे किशोर कुणाल के बेटे चयन कुणाल से हुई है। समस्तीपुर से चुनावी मैदान में उतरी संभावी का चुनावी नारा है, संभावी है तो संभव है। वहीं पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान संभावी चौधरी ने बताया है कि वे राजनीतिक माहौल में पली बड़ी है। जब पहले ही तय कर लिया गया था कि राजनीति में जाना है और लोगों की सेवा करनी है, लेकिन इतनी जल्दी ब्रेक मिलेगी ये नहीं सोचा था। जब संभावी चौधरी ने कहा कि ये सही है कि मेरे दादाजी राजनीति में थे, पिताजी राजनीति में सक्रिय हैं, उनसे मैं प्रभावित होकर के आई हूँ, लेकिन मेरा अपना भी मानना है कि जनसेवा और फिर मानव सेवा से बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप किसी पद पर रहते हैं तो फिर लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे। जब नामांकन करके जब बाहर आए तो फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बिहार के आरा में गुरुवार को नॉमिनेशन करने आए भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस ने आरा समाहरणालय परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया है। जब प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों। तो आपको बता दूं कि कृष्ण पासवान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुवार की दोपहर नामांकन करने पहुंचे थे। उनके नामांकन करने की खबर पुलिस को पहले से ही लगी थी और समाहरणालय की घेराबंदी करके पुलिस ने उन्हें आराम से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार प्रत्याशी जिले के संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक गांव निवासी मनु पासवान के पुत्र कृष्ण पासवान है। उनकी गिरफ्तारी हत्या करने के प्रयास में हुई है। जी हां, उन पर धारा 47/24 और धारा 307/504 लगाया गया है। साथ ही संदेश थाने में पहले से ही उन पर कई मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास में निर्दलीय प्रत्याशी पहले से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कृष्ण पासवान को इस बात का थोड़ा भी शक नहीं होने दिया कि पुलिस ने गिरफ्तार करने आई है। जैसे ही कृष्ण DM कार्यालय से बाहर निकले तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कृष्ण पासवान के समाहरणालय पहुंचते ही पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। उसके बाद प्रत्याशी को गिरफ्तार करके थाने लेकर चले गए। दोस्तों, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर के दिए गए एक बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। भाजपा ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जब भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस दोगली राजनीति छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आज खाने के अनाज के लिए दूसरे पर निर्भर है, जिसके पास अपना कुछ नहीं बचा है, उसकी तरफदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों का कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। जनता अब इन पर भरोसा नहीं करने वाली है। देश में वापस से भाजपा की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर हो या फिर राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी, ये सभी लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपस में तालमेल नहीं है, तमाम दल एक दूसरे के विरोध में पड़े हैं। काराकाट में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा किया गया है, वही स्थिति लोजपा, जदयू और बीजेपी की भी है, ये कहना है मुकेश सहनी का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रोड शो के साथ हेमंत बिस्वा और फिर योगी आदित्यनाथ के बिहार आने पर और 400 पार के दावे पर मुकेश सहनी ने कहा कि हंसी का बात है, जहाँ बिहार में सभी आए लेकिन सिर्फ
सिर्फ चुनाव के सही समय नहीं बल्कि बाकी समय में भी बिहार आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के समय में उन्माद फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं, ये सही नहीं है। जहाँ सभी ने अपना नौटंकी देखा है, किस तरीके से धर्मों को आप इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को हिंदू सनातन गौ माता का रक्षक मानते हैं और बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं ताकि वे भी कंपनी और फिर ज्यादा से ज्यादा पशु का कत्ल कर सके और आपको मुनाफा पहुंचा सके। ये सभी लोग जान चुके हैं, इनका ढोंग इनके साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिहार में लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जम करके हमला बोल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी का समर्थन करने को लेकर के राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर खुल करके हमला बोला। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ जो किया है, जहाँ उनके पिताजी की मूर्ति फेंकी गई, उनके घर को खाली करवाया गया, जहाँ उनकी पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी चुनाव चिन्ह को छीनने की कोशिश की गई, चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार डाली गई। इन सब चीजों के बावजूद भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई खुदगर्ज आदमी होता तो फिर मोदी जी के साथ कभी भी नहीं रहता। लेकिन चिराग पासवान की अपनी सोच है, जो उन्होंने आगे कहा है कि चिराग पासवान को ना तो आरक्षण के बारे में कुछ मालूम है और न ही आरएसएस के इतिहास की जानकारी है। उन्हें इन सब चीजों के बारे में तभी मालूम होगा जब वो अपने पिता रामविलास पासवान जी के भाषण को सुनेंगे, जब उनके पिता ने कहा था कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान अभी नादान है, मोदी जी है तो फिर आरक्षण लोकतंत्र संविधान पर खतरा बना हुआ है। देश के कुछ राज्यों जैसे मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वाले उत्तर भारतीयों को भैया कहकर के संबोधित किया जाता है। जी हाँ, कई बड़े शहरों में तो इसका मजाक भी उड़ाया जाता है। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी ने गुरुवार को कहा कि हमें सम्मान दीजिए, हमारा मजाक मत उड़ाइए। ये बात उन्होंने मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म भैया जी के ट्रेलर और लॉन्च के दौरान कही है। जहाँ मनोज वाजपेयी खुद बिहार के बेलवा के रहने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया है कि क्या फिल्म की टैगलाइन भैया नहीं भैया जी कहो की भी एक अलग संदेश देती है, इस पर मनोज वाजपेयी ने सवाल पूछते हुए मीडिया कर्मियों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ तो विवाद होगा ना। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार, यूपी और फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में लोग भैया जी को बहुत मजाकिया तरीके से बुलाते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये भैया जी हैं, तो फिर हमें लगा कि अच्छी लाइन है, मतलब मजाक मत करो, सम्मान करो। सम्मान देना, अगर आपके आशीर्वाद से फिल्म आगे बढ़ेगी तो फिर शायद हर कोई आपको भैया जी कहना पसंद करेगा। दोस्तों, पटना और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और फिर कुछ स्थानों पर गरज के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। कल राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहा। वहीं पर मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। जब बिहार में आंधी पानी की गतिविधियां कमोबेश जारी है। बंगाल की खाड़ी से सिक्किम होते हुए बिहार में आ रही नमी युक्त हवा के कारण आज भी मौसम के मिजाज में नरमी रही। आंधी पानी और फिर वज्रपात का जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। शनिवार को राज्य के उत्तरी भाग में कुछ जगहों पर आंशिक बारिश हो सकती है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कई बार के सांसद और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इस बीच रोहिणी आचार्य का एक बयान काफी चर्चा में। लालू प्रसाद यादव की बेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पर आने का न्योता दिया है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंकल और खुद को उनकी भतीजी बताते हुए रोहिणी आचार्य ने अपनी लोकसभा क्षेत्र सारण की मरोड़ा में स्थित चीनी मिल के पास आने और फिर उनके साथ चाय पीने का निमंत्रण मीडिया के माध्यम से दिया है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने अपने इस बयान के माध्यम से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ तंज कसा है। उन्होंने दावा किया है कि इतने सालों के कार्यकाल में मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मरोड़ा स्थित चीनी मिल को चालू करने का वादा किया गया था, जिसमें बीजेपी की सरकार 10 सालों में फेल रही। इसी पर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी जी से सारण लोकसभा क्षेत्र में खुद आकर के हालात का जायजा लेने की मांग की है। चुनावी प्रचार करने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि मोदी जी से अनुरोध है कि अंकल जी, आप सारण के मरोड़ा में आइए, हम लोग साथ बैठ करके चाचा और भतीजी चाय पियेंगे और फिर सारण में मिठास घोलेंगे।
दोस्तों, बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट पर आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होने वाला है। इससे पहले मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना की बेउर जेल से 15 दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया है। अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित अनंत सिंह का एक बयान फिर से सुर्खियों में है। मीडिया के सवालों का उन्होंने मजेदार जवाब दिया। अनंत सिंह ने कहा कि जो मन करता है वही करते हैं, जेल भी तभी जाते हैं जब हमें मेरा मन करता है तभी हम जेल जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। जी हाँ, ये कहना है अनंत सिंह का। राजनीतिक गलियारों खास करके एनडीए के विरोधियों के बीच चर्चा यह है कि अनंत सिंह को पैरोल देकर के उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह को मदद पहुंचाने के लिए अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। नीतीश कुमार भी इन दिनों खुले मन से अनंत सिंह के पुराने संबंध की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा और फिर विवादों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने इस बार लेफ्ट पर निशाना साधा है। जब बिहार में बेगूसराय सीट पर लेफ्ट के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गिरिराज सिंह ने कहा कि कम्युनिस्टों की अपनी कोई ताकत नहीं है, वे सिर्फ मुसलमानों के दम पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को भी जम करके घेरा। जब बिहार की बेगूसराय सीट पर लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के चलते सीपीआई के अवधेश कुमार राय चुनाव लड़ रहे हैं। जब पिछली बार गिरिराज सिंह के मुकाबले लेफ्ट के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से था और बीजेपी ने यहां से बाजी मारी थी। इस बार पहले से मजबूत दिख रहे इंडिया गठबंधन के बारे में गिरिराज सिंह ने कहा कि हम तो 200% उत्साहित हैं। अब कम्युनिस्ट का यहां दफन होना तय है। जब कम्युनिस्ट यहां मुसलमानों के दम पर उछल रहे हैं, उनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। देश में क्या बात है जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, जहाँ लालू जी की चिल्लाहट में एक ही दम है, वह है मुस्लिम समीकरण। गिरिराज सिंह ने आगे कहा है कि क्या देश इसी पर चलेगा, क्या देश पाकिस्तान के गाइडेंस पर चलेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ गिर रही है, ये चिंताजनक बात है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक सनातियों का बहुमत है। जिस दिन सनातियों की संख्या कम हो जाएगी उस दिन ये लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। अब तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना बंद कर देना चाहिए और केंद्र को भी चाहिए कि वे इसका दर्जा समाप्त कर दे। यह कहना है गिरिराज सिंह का। बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी बात बोल करके लालू यादव मुसलमानों का वोट आरजेडी के नाम करवाना चाहते हैं। इसी झूठ का पर्दाफाश करते हुए जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी गई है। आज देश में मुसलमान कहीं भी जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं। आज 5 से 10 बरस पहले मोदी देश में आए हैं, लेकिन इससे पहले से भाजपा 20 बरस से चल रही है। मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं तो फिर वे घर बैठे रहना चाहते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत, लेकिन चिंतन नहीं है। आपको फिक्र बहुत है कि भाजपा कैसे हारेगी, कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे, लेकिन इसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं की जा रही है। 5 बरस आप इस आशा में खड़े रहते हैं कि कोई रहनुमा आ जाए, जो कोई प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव आए और मोदी को हरा दे, हम उनकी जिद पर अपना नैया पार कर लेंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा कि पैगंबर ने भी कहा है कि बिना जद्दोजहद के बिना कुछ मिलना मुश्किल है। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? जब खड़ा होकर के भाषण देने से आरक्षण नहीं मिल सकता। देश में जिन्होंने भी आरक्षण लिया है उन्होंने 20 बरस से भी अधिक वर्ष संघर्ष किया है। मुसलमान समाज के लोग हर दिन खड़े होकर के कहते हैं कि हम अल्लाह को छोड़ करके किसी से नहीं डरते हैं, मगर मैं आपको बताता हूँ कि आपसे डरा हुआ कौम इस देश में और कोई नहीं है। ये कहना है प्रशांत किशोर का।